बोर्स एटॉमिक मॉडल्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में या सेल में रिवॉल्व करते हैं, जिसका एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट एनर्जी से वो एसोसिएटेड होता है, एनर्जी लेवल उसका फिक्स होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तब तक ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना तो एनर्जी को लॉस करेगा, जब तक वह एक ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी लेवल फिक्स है, उसमें वो रिवॉल्व करते रहेगा कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों ओर। लेकिन कब वो एनर्जी को लूज या गेन करेगा, उन्होंने फोर्थ पॉइंट कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल्स टू द लोअर वंस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को कब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वह लोअर एनर्जी से लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में जंप करेगा, और दोनों के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वह होगा डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1 इक्वल टू एच म्यू, या इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी म्यू को फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एच प्लैंक कांस्टेंट है। यानी एच म्यू कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल्स का, जैसे लाइट भी को कंसिडर किया जाता है, दोनों डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज जो है सो वेव नेचर है। तो लाइट में भी जो जो पार्टिकल नेचर में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसमें एक उन्होंने कहा कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में होते हैं, हर में एक एनर्जी अमाउंट फिक्स रहता है हर लाइट का, चाहे वो कोई भी रेडिएशन हो, अल्ट्रावायलेट हो, यूवी रेडिएशन हो, ये इंफ्रारेड रेडिएशन हो, चाहे वेरिएबल रेडिएशन हो, वह एक पैकेट ऑफ एनर्जी के मतलब एक डिस्क्रीट फॉर्म में कंटिन्यूसली निकलते हैं, वह एनर्जी है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि जो है एनर्जी जो है फोटोन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। उसी से ई डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच म्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स पर सेकेंड, जूल सेकेंड होता है। अब उन्होंने देखते हैं कि इसी तरह से रदरफोर्ड का जो मेरिट्स ऑफ द जो बोर्स मॉडल है उसमें उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को कन्फर्म किया। उन्होंने कहा कि जो जब तक स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, यानी फिक्स्ड अमाउंट वाले एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो ना तो वो एनर्जी को लूज करेगा ना तो एनर्जी को गेन करेगा, और ये कब लॉस और गेन करेगा, जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई लेगा तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत तैयारी करता है तो अगर वह उसके पास मतलब तैयारी करने का मतलब उसके पास जो है सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है तो वह अगला क्लास में चला जाता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जब एनर्जी ले लेता है तो वह अगले सेल्स में पहुंच जाता है, और उसी में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो डेल्टा E है। इस स्लाइड में अंतर्गत हम लोग बोर-वेरी स्कीम, जिसको हम लोग कहें डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है सेल में, जिसका एनर्जी लेवल फिक्स होता है, सर्टेन एनर्जी लेवल्स में वो रिवॉल्व करता है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसी पर बोर-वेरी ने एक स्कीम के अंतर्गत उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम। तो बोर-वेरी स्कीम के तहत पहला उन्होंने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेल ऑफ एन एटम, किसी भी सेल के किसी एटम के किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n² के बराबर होगा। जैसे फर्स्ट सेल है n इक्वल टू 1 है तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² इक्वल टू 2 इंटू 1 पावर 2 इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड सेल में n इक्वल टू 2 है तो उसमें जो है सो 2 इंटू 2 पावर 2 इक्वल टू 8, यानी सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 8 रह सकते हैं, थर्ड सेल्स में इसी तरह से 18 हो सकते हैं, फोर्थ सेल में इसी तरह से 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दूसरा उन्होंने स्कीम के तहत कहा
कि आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। फिर उसने कहा, जो तीसरा उन्होंने कहा कि पेनल्टीमेट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल से पहले का जो सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सकता है जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सकता है। फिर चौथा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मे गो इनटू द इवन न्यू आउटर सेल्स बिफोर द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इनर सेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं भी है तब भी वह न्यू आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन जा सकता है। पांचवा उन्होंने पॉइंट कहा कि द आउटर मोस्ट सेल्स कैन नॉट हैव मोर देन इलेक्ट्रॉन्स एंड पेनल्टीमेट सेल्स कैन नॉट हैव more than 9 electron unless the anti-penultimate cells is filled up according to rule 1. rule 1 क्या कहता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है? 2n स्क्वायर के अगर एंटी-पेनल्टिमेट सेल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड है तब ये 2 से अधिक और आउटरमोस्ट सेल्स में और एंटी-पेनल्टिमेट सेल्स में 9 से अधिक तभी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन को ऐसे हम नहीं करते हैं। तो इसको हम लोग थर्ड स्लाइड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में थर्ड स्लाइड में हम देखेंगे। The distributions of electrons in various cells of an atom. एटम के वेरियस सेल में इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। जैसे हम एग्जांपल के देख में हाइड्रोजन के का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो उसमें जो पहला सेल नंबर n में n = 1 इसमें के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसी तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो उस पर हम देख रहे हैं पहला सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में है। थर्ड सेल में जो है लिथियम है, थर्ड एलिमेंट जो है लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 2 के सेल में और 1 जो है एल सेल में है। उसी तरह से बेरिलियम 4 है, तो 4 में 2 करके जाता है। बोरोन में 5 है, तो 2 फर्स्ट सेल में और 3 जो है सेकेंड सेल में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस का हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस जो है किसी भी एलिमेंट के पूरे केमिकल बिहेवियर को डिटरमिन करता है। पूरे केमिकल बिहेवियर एलिमेंट, वो एलिमेंट किस तरह से केमिकली उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा उसको डिटरमिन करना। चूँकि हम जानते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल में जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहीं से वो लेन देन करता है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करता है, जिससे हम लोग वैलेंसी जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके चाहे ट्रांसफरेंस करके एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ते हैं तो वह कंपाउंड को फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग इसको केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो हम लोगों ने आज जो है बोर्स मॉडल्स पे हम लोगों ने चर्चा किया। बोर्स मॉडल्स में क्यों बोर्स ने, तो चूंकि रदरफोर्ड के जो एटम के स्टेबिलिटी को उन्होंने चूंकि कंफर्म नहीं कर पाए, वो उसको पूरी तरह से नहीं बता पाए, जिसके कारण उनके मॉडल्स को न्यूक्लियर मॉडल का उनको डिस्कार्ड कर दिया था। तो बोर-ब्यूरी ने अपना मॉडल्स जो है दिया, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि पहला उन्होंने बात कहा कि जो किसी एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं जिसमें पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड होते हैं जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा, और उसको उसके बाद न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, एक डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में। उन्होंने ये भी कहा, तो उसने केवल सर्कुलर ऑर्बिट रदरफोर्ड ने कहा था, इन्होंने कहा कि डिफिनिट सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करती है, जिसका एंगुलर उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr = nh/2π, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंट है nh/2π के बराबर होगा। दूसरा बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना तो गेन करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक वो किसी पर्टिकुलर जो है एनर्जी लेवल्स में या ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। वो कब करेगा? जब किसी हम अदर सोर्स से, आउटसाइड सोर्स से जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो अगर एनर्जी को गेन करता है तब वह जो है वो लूज और गेन इलेक्ट्रॉन को करेगा, अन्यथा वह लूज गेन नहीं करेगा। अब कब करेगा? जब हम आउटसाइड से जब इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी मिलेगा तो वह एक लो एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जब जंप करता है। सपोज दैट अगर लोअर एनर्जी लेवल से, लोअर ऑर्बिट से, लोअर सेल से अगर हायर सेल्स में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एनर्जी को वह एब्जॉर्ब करेगा
उसका और हायर से जब लोअर में जाएगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी को रेडिएट करेगा, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 के बराबर आपने इक्वल टू h म्यू के बराबर करेगा। तो आज हम लोगों ने बोर्स मॉडल्स के बारे में पूरी स्टडी की है।